बच्चों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज ये बड़े भाई भाई साहब का पार्ट 4 है। बच्चों, हमने जो पिछला वीडियो बनाया था पार्ट 3, उसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर्स आए थे, पहले हम एक बार रिवाइज करते हैं, फिर नेक्स्ट आगे की पढ़ाई करेंगे। तो आड़े हाथों लेना मतलब होता है कठोर व्यवहार करना। ये सारे मुहावरे मैंने बताए थे, मार्क कर लीजिए और अपने नोटबुक में लिख लीजिए। घाव पर नमक छिड़कना मतलब दुःख को और दुखी कर देना। कब सोच रहे थे? जब छोटे भाई कक्षा में अव्वल आ गए और बड़े भाई साहब फेल हो गए, तब क्या सोच रहे थे कि पहले सोचे कि इनको भी मैं आड़े हाथों ले लेता हूँ, फिर उन्होंने क्या सोचा, नहीं, नहीं, घाव पे नमक छिड़कना ठीक नहीं है, ठीक है? तलवार खींच के लेने जब उनको अभिमान आ गया और वो खेलने लगे, केवल बाहर जाके खेलने लगे और एक दिन गुल्ली डंडा खेल के बाद में आए घर पे, बहुत काफ़ी लेट से पहुँचे, तो उनके बड़े भाई क्या किए, तलवार खींचकर खड़े हो गए। अंधे के हाथ बटेर, बड़े भाई क्या बोल रहे हैं? अंधे के हाथ बटेर एक बार लग जाती है, बार-बार नहीं लगती। कब? कि तुम कक्षा में अव्वल आ चुके हो। ये मत सोचो कि हर बार, हर साल बिना मेहनत के ही अव्वल आ जाओगे। चुल्ली भर पानी देने वाला मुश्किल वक़्त में कोई भी नहीं मिला। दाँतों पर पसीना आना मतलब होता है बहुत परेशानी में रहना। लोहे के चने चबाना मतलब होता है बहुत कठिन परिश्रम करना। चक्कर खाना आना मतलब भुलावे में मत पड़ना। इस चक्कर में खाने में मत भुलावे में मत पड़ना। आटे-दाल का भाव मतलब होता है कि आटे-दाल का भाव पता चल जाएगा जब खुद अपने कमाई पर आओगे तो। नेक्स्ट क्या पूछा गया? कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी? कथानायक की रुचि किसमें थी? वॉलीबॉल की फुर्ती, फुटबॉल की उछल-कूद और कबड्डी के दाँव-पेच, इन सबों में क्या थी? कंकरियाँ उछालने और कागज की तितलियाँ उड़ाने, फाटक पर सवार होकर आगे-पीछे चलने में थी। तो ये बच्चों ये 1 मार्क्स के लिए आए, चाहे 2 मार्क्स के लिए आए, इसे ऐसे ही आपको लिखना है। बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब से हर समय क्या सवाल पूछते थे? ये 1 नंबर का ही क्वेश्चन आता है, कहाँ थे? ठीक है? दूसरी बात, पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आ गया? उनमें घमंड आ गया। सबसे पहले क्या? उनमें घमंड आ गया और वो स्वच्छंद हो गए। स्वच्छंद हो गए मतलब अपनी इच्छा से चलने लगे। बच्चों, अगर स्वच्छंद शब्द अगर आपको याद नहीं आता है तो आप खुद अपनी लिख सकते हैं कि अपनी इच्छा से चलने लगे। वो सोचने लगे कि अब बिना पढ़े भी वो पास हो सकते हैं और अभी अधिकांश समय अपने पतंगबाजी पर क्या करने लगे? उड़ाने लगे। निम्नलिखित प्रश्नों के फिर 2 जो रह गए थे 4 और 5 नंबर। बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब से उम्र में कितने बड़े थे? 5 साल बड़े थे और वो कक्षा कौन-सी कक्षा में पढ़ते थे? 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? कॉपी-किताब पर क्या करते थे? हाशियों का चित्र, कभी चिड़िया की, कुत्ते की, बिल्ली की तस्वीर बनाया करते थे और कभी-कभी एक ही नाम, शब्द या वाक्य कई बार लिख दिया करते थे। तो बच्चों ये हो गया रिवीजन। पिछली बार में मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया था। अभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी तो उसमें आपको भी कमेंट में लिखकर बताना पड़ेगा आंसर। ठीक है? आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और फटाफट कॉपी में लिख डालेंगे। बच्चों ये बहुत ही ईज़ी तरीका है करने का, लेकिन नोटबुक में लिख कर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस से सब कुछ आता है। स्कूल का समय निकट था, चलिए स्टार्ट करते हैं अब। स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होगी। जो भाई साहब की उपदेश माला स्टार्ट हुई थी कब? गुल्ली डंडा खेलकर शाम के टाइम पर जब घर पे लेट से पहुँचे थे तब। भोजन आज मुझे निस्वाद लग रहा था। मतलब डाँट इतनी सुन ली थी, भोजन में कोई भी स्वाद नहीं लग रहा था। जब पास होने पर ये तिरस्कार हो रहा है। सोचो पास हुआ हूँ, वो भी कक्षा में नंबर 1 पोज़ीशन में पास हुआ है, तो ये तिरस्कार हो रहा है। फेल होता था तो मेरे को तो क्या कर जाते, प्राण ही ले लिए जाते। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई को जब भयंकर चित्र खींचा। चित्र खींचना मतलब एक होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, अ ध्यान नहीं आ रहा है मुझे उस वर्ड कि चित्र खींच दिया, सारे उनके सामने एक पिक्चर बना दिया, ठीक है? कि क्या मतलब मेरे कक्षा में जाओगे तो ऐसा हालत होगा, ऐसे हालत होगा, वैसे हालत होगा, वो सुन के ही छोटे भाई साहब को डर लगने लगा। उसने मुझे भयभीत कर दिया, स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा यह ताज्जुब है। उनके दिमाग में क्या आया कि मैं स्कूल छोड़ के घर भाग जाऊँ। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि मतलब इंटरेस्ट का अपोज़िट वर्ड, रुचि नहीं जन्मा, जो कि त्यों ही बनी रही। मतलब इतना जो डाँटा बड़े भाई साहब ने, मेरे मन में कोई भी चेंज नहीं आया। खेल-कूद का अवसर हाथ से न जाने देता, पढ़ता भी मगर बहुत कम। बस इतना कि रोज़ का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ, फिर वो लुप्त हो गया। चोरों का सा जीवन काटने लगा था। कौन-सा विश्वास पैदा हुआ था उनके अंदर कि जब कक्षा में वो अव्वल आ गए थे, तो बड़े भाई साहब से उनका डर खोना
खत्म हो गया था और उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ गया था। तो वो चीज़ फिर से अभी जब बड़े भाई ने डाँट दिया, तो वो क्या हो गया, फिर से वो उनका आत्मविश्वास खो खो गया और फिर चोरों से जैसे पहले जीवन जीते थे, अभी फिर से वैसा ही स्टार्ट कर दिया। फिर सालाना इम्तिहान हुआ, साल में 1 बार वाला। ऐसा संजोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की, पर न जाने कैसे दव्वल दर्जे में फिर से अव्वल आ गया। मतलब अव्वल आना मतलब फर्स्ट पोज़ीशन पे आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांत तक, प्राण के अंत होने तक, इसका प्राणांत तक का मतलब हो गया आपका प्राण के अंत होने तक परिश्रम किया। कोर्स का एक-एक शब्द चाट गए। 10 बजे रात तक, इधर सुबह 4 बजे से उधर, 6 से साढ़े 9 तक का स्कूल जाने के पहले, मुद्रा कांति विहीन हो गई थी। मतलब जो फेस का जो चमक था, वो बिल्कुल भी समाप्त हो चुका था। जब हम कठिन परिश्रम करते हैं ना, तो हमारा जो चेहरे का चमक होता है, वो हमारा खत्म हो जाता है। तो मुद्राएँ जो उनकी थी, वो क्या हो गई थी, बिल्कुल कांति विहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया और वो रो पड़े। अब ये जब रो पड़े तो छोटे भाई भी क्या हो गए, भाव विभोर हो गए कि इतना कठिन परिश्रम मुझे देखो कठिन परिश्रम करना अच्छी बात है, लेकिन चीज़ों को समझना भी बहुत ही आवश्यक है। और आजकल के जो क्वेश्चन पेपर में आ रहा है, रट के नहीं पास कर सकते हैं, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। प्रैक्टिकल बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जब बड़े भाई रोने लगे तो छोटा भाई भी रोने लगा। आपने पास होने की खुशी आधी हो गई। जो भाई पास हुए प्रेमचंद, उनकी खुशी क्या हो गई? आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुःख नहीं होता। भाई साहब एक मिसाल कायम करना चाहते थे, इतना पढ़ाई करते थे, इतनी मेहनत करते थे। छोटे भाई साहब के सामने मिसाल कायम करना चाहते थे, लेकिन उल्टा हो गया। फिर से वो फेल हो गए। दर्जे का अंतर रह गया। अब दोनों के बीच में केवल एक ही दर्जे का। पाठ स्टार्ट हुआ था तो 3 दर्जे का अंतर था, फिर 2 दर्जे का, फिर अब 1 ही दर्जे का। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदी उदी कुटिल भावना मतलब एक शरारत दिमाग का एक एक बार और भाई साहब फेल हो गए तो क्या होगा? दोनों लोग एक साथ आ जाएँगे। ऐसी कुटिल भावना मतलब चाणक्य जैसी कुटिल जो बोलते थे ना, उनकी कुटिल कूटनीति अच्छी थी, इसकी कुटिल भावना मन में जाग गई। भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए और मैं उनके बराबर हो जाऊँ, फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे? लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल दिया। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डाँटते हैं ना। बच्चों ये बात हमेशा याद रखिएगा, पेरेंट्स भी डाँटते हैं, बड़े भाई-बहन भी होते हैं, आपको डाँटते हैं। तो डाँटते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते। डाँटते हैं मतलब वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। क्योंकि वो देखिए आपके पेरेंट्स हैं या फिर भाई-बहन हैं, वो बाहर वाले किसी को तो नहीं डाँटेंगे। आप उनके अपने हैं इसलिए वो आपको डाँट रहे हैं। तो इस बात को हमेशा याद में रखिएगा, जो आपका भला चाहता है वही आपको डाँटता है। जो आपसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी कीजिए, वो क्यों डाँटेगा आपको? आप उनको अपना हितैषी मत समझिए। मुझे इस वक़्त अप्रिय लगता है। ये सब अभी आपको नहीं समझ में आएगा, इस समय ये सारी बातें अप्रिय लगेगी, अवश्य। मगर वह शायद उनके उद्देश्यों का ही असर है कि मैं दनादन पास होता गया हूँ और इतने अच्छे नंबरों से पास हुआ हूँ। अगर उन्होंने इतना कड़ापन नहीं किया होता, घर में इतनी शक्ति नहीं बरती होती, तो क्या छोटे भाई साहब थोड़ा बहुत भी पढ़ते क्या? बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। उनके दबाव के कारण ही बेशक मैंने पहले ही बताया था कि किसी का दिमाग क्या होता है बहुत तेज होता है, वो कम मेहनत पर भी ज़्यादा असर कर सकता है उनका और कोई-कोई बहुत मेहनत करके भी थोड़ा काम अचीव कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मेहनत करना छोड़ देना चाहिए, अपने भाग्य पे भरोसा कर लेना चाहिए, इसका अर्थ ये नहीं है यहाँ पर। धनाधन पास होता चले गए और इतने अच्छे नंबरों से अब भाई साहब कुछ नरम पड़ गए। कई बार मुझे डाँटने का अवसर पाकर भी वो धीरज से काम लेने लगे। अब डाँटने का अवसर किस मुँह से डाँटेंगे इसलिए वो चुपचाप हो जाते थे। शायद वो खुद समझने लगे थे कि मुझे डाँटने का अधिकार नहीं रहा या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ गई। स्वच्छंदता मतलब होता है आज़ादी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ मतलब वो जितने सहनशील हो रहे थे, चुपचाप हो रहे थे, मैं उनका अनुचित लाभ उठाने लगा। कि मैं पास हो जाऊँगा, पढ़ूँ या ना पढ़ूँ। मेरे अंदर एक अहंकार आ गया कि अब मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, मैं पास हो जाऊँगी। मेरी तकदीर बहुत बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था, वो भी मैंने बंद कर दिया। मुझे कनकौवे मतलब पतंग उड़ाने का बहुत शौक नया शौक पैदा हो गया था। अब सारा समय पतंगबाज़ी को ही मैं क्या करने लगा, डेट करने लगा। फिर भी मैं
भाई साहब का अदब किया करता था। अदब मतलब होता है सम्मान किया करता था। मतलब काम तो हम वही कर रहे हैं, लेकिन चोरी चुपके अदब सम्मान देकर उन्हें उनकी नजरों से बचकर बच बचाकर कनकौवे उड़ाता था। मांझा देना, देखो बच्चों जो लोग पतंग उड़ाते हैं उनको पता है मांझा देना क्या होता है, कन्ने बांधना क्या होता है, ये सारे पतंग की क्रियाएं हैं आपकी। पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से जितनी भी ये जैसे आप लोग खेल के टूर्नामेंट होते हैं वैसे ही पतंग के भी टूर्नामेंट हुआ करते थे। तो वो उसकी तैयारी करते, लेकिन सारी चीजें क्या करते थे, गुप्त रूप से तैयारी करते थे। भाई साहब को भाई साहब को ये क्या होता था, संदेह करने देना चाहते थे कि उनका सम्मान और लिहाज मेरे नजरों में कम हो चुका है। वो ये इस बात का एहसास नहीं दिलाना चाहते थे कि उनका सम्मान मेरे नजरों में कम हो चुका है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं कनकौवे लूटने बेतहासा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी। आंखें कहाँ थी? आसमान की ओर। उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से, आकाशगामी पथिक बच्चों, इस आकाशगामी मतलब आकाश में भ्रमण करने वाला, पथिक मतलब होता है यात्री। कौन आकाश में भ्रमण कर रहा था? मंद गति से झूमते हुए पतंगा। ठीक है, पतन की ओर, पतन मतलब नीचे की ओर आ रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने के लिए जा रही हो, फिर से नया जन्म ले रही है, नीचे आ रहे हैं और नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की पूरी सेना लग गए और झाड़दार बांस लिए। देखो बच्चों, अगर पतंग लूटते होंगे तो आप लोगों को भी पता है, कोई डंडी लेगा, कोई झाड़ी लेगा, कुछ भी लेगा और लेके दौड़ पड़ेंगे। इनका स्वागत करने को दौड़ी जा रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर नहीं थी। आगे पीछे की मतलब आगे कौन है पीछे कौन है कोई किसी की नहीं। सबकी निगाहें कहाँ थी? ऊपर पतंग की ओर, और सब दौड़े हुए जा रहे थे। सभी मानो उसी उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे हो, जहां सब कुछ समतल है, न मोटर कारें है और न ट्राम है, न गाड़ियां है। मतलब जब सब भाग रहे हैं तो आकाश का सब क्या है, समतल है ना, वहां पे कुछ भी नहीं है, ना पहाड़ है, ना पर्वत है, ना कुछ नहीं है, आकाश में सब कुछ समतल है। समतल मतलब होता है एक जैसा, जिसका तल समान हो। नहीं वहां पे मोटर कार है, नहीं ट्रम है, ना गाड़ियां है। मतलब क्या, जब वो लोग आकाश की तरफ देखकर भाग रहे हैं, पतंगों को देखकर भाग रहे हैं, तो नीचे क्या जा रहा है? गाड़ियां है, घोड़े है, रास्ते खराब है, कुछ है, उनकी किसकी भी नजर नहीं पड़ रही है। सहसा भाई साहब मेरी मुठभेड़ हो गई। जो शायद बाजार से लौट रहे थे उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोलने लगे, इन बाजारी लोंडों के साथ ढेले के कनकौवे, ढेले मतलब बिना कीमत के कनकौवे लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी लिहाज नहीं है कि अब नीची जमात में नहीं रहे, नीची जमात मतलब निचली कक्षा में, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझे केवल एक दर्जा नीचे हो, अब मुझसे केवल एक ही दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। देखो बच्चे, जब हाई पोजीशन आता है तो लोग अपने अपने सम्मान के लिए मतलब अपने आप को सीमित करने की कोशिश करते हैं। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिलिचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुप्रीडेंट है। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक है। मतलब उस जमाने में 8वीं कक्षा पढ़ना मतलब बहुत बड़ी बात होती थी, और 8वीं में भी बोर्ड हुआ करता था। उसके बाद लोगों को नौकरियां भी मिल जाती थी। तो बोल रहे लेखक कि मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूँ कि उस समय में जो कि 8वीं कक्षा पास करके ही समाचार पत्रों के संपादक बन गए या लीडर बन गए और डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुप्रीडेंट के पद पर है, और तुम इन बाजारी लोगों के बच्चों के साथ में तुम क्या कर रहे, कनकौवे उड़ा रहे हो। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती। ठीक है बच्चों, अभी यहाँ तक का आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए मैं इसको काफी पार्ट में बना रही हूँ। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो क्वेश्चन आंसर क्या कीजिए, लिखकर मुझे कमेंट में पिक उसका सेंड कीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।